नमस्कार, जेके खबर नाउ के फेसबुक पेज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सुनीत कुमार। आज का हमारा मुद्दा कोरोना को लेकर है कि कोरोना का जो काल है, ये पूरा जो समय चल रहा है, जो पूरे विश्व में ये महामारी फैल चुकी है, इसका कितना असर भारत पर और जम्मू कश्मीर पर पड़ा, इस सारे प्रकरण को समझने की कोशिश करेंगे कि जब से लॉकडाउन पूरे देश में जम्मू कश्मीर में हुआ है, उससे जो हमारा लाइफस्टाइल है उसमें कितना बदलाव आया। और इस चर्चा में हम लोग कुछ डॉक्टर्स को भी जोड़ने की कोशिश करेंगे, सामाजिक कार्यकर्ताओं को भी जोड़ने की कोशिश करेंगे, कुछ लीगल एस्पेक्ट भी समझने की कोशिश करेंगे और एजुकेशनिस्ट को भी इसमें जोड़ने की कोशिश करेंगे। इस चर्चा का हमारा मकसद है कि इस पूरे कोरोना काल में क्या समाज पर इसका असर पड़ा, इसी की शुरुआत आज हम करेंगे। सबसे पहले दर्शकों को इस पूरे कोरोना काल के बारे में बता दें कि कोरोना कैसे हिंदुस्तान में आया, पूरी दुनिया में कैसे ये फैला और इसका क्या इम्पैक्ट जो है वो पूरी दुनिया पर पड़ रहा है। आइए देखिए। कोरोना वायरस महामारी चीन से 30 जनवरी 2020 को भारत में फैलने की पुष्टि हुई थी। भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद और स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने 25 मई 2020 तक इस वायरस से भारत में लगभग 1,31,868 मामलों की पुष्टि की है, जिसमें 3,867 लोगों की मृत्यु भी हो गई है। भारत में कोविड-19 का पहला मामला त्रिशूर केरल में पाया गया था, जिसकी तिथि 30 जनवरी 2020, जो कि लगभग 3 माह 3 सप्ताह और 4 दिन हो चुके हैं। इस प्रकोप को 1 दर्जन से अधिक राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में महामारी घोषित किया गया, जहां महामारी रोग अधिनियम 1897 के प्रावधानों को लागू किया गया है और शैक्षणिक संस्थानों और कई वाणिज्य संस्थानों को बंद कर दिया गया। और साथ में भारत ने सभी पर्यटक वीजा भी निलंबित कर दिए हैं, क्योंकि अधिकांश पृष्ठ मामले अन्य देशों से लौटे लोगों में पाए गए थे। सरकार ने देश भर में 75 जिलों में लॉकडाउन जारी किया था, जहां 31 मार्च तक कोविड-19 मामलों की पुष्टि की गई थी। कोरोना वायरस से निपटने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 24 मार्च को देशव्यापी लॉकडाउन की घोषणा कर दी गई थी। ब्यूरो रिपोर्ट, जेके खबर नाउ। तो दर्शकों, आपने हमारी खास रिपोर्ट देखी। अभी हम इस डिबेट की शुरुआत करते हैं। चर्चा की शुरुआत में हम सबसे पहले प्रशासनिक अधिकारी और तहसीलदार लेखराज जी को जोड़ेंगे अपने इस पूरे कार्यक्रम में, जिनसे समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर किन किन परिस्थितियों में उनको काम करना पड़ता है और कितनी सजगता से उन्होंने इस पूरे जो कोरोना का ये समय चल रहा है, इसको किस तरीके से वो हैंडल कर रहे हैं। सुनील जी, ये तो हमारी ड्यूटी है। मुश्किल तो कुछ नहीं है, हमारी ड्यूटी है और ड्यूटी हम कर रहे हैं जी। एक टीम वर्क होता है, अकेले हम कुछ नहीं कर सकते। हमारी टीमें बनी है, पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन है, पुलिस है हमारे साथ जी, रूरल डेवलपमेंट है, हर एक डिपार्टमेंट का कॉपरेशन है और टीम के साथ हम काम कर रहे हैं, तभी एक अच्छे तरीके से हम इसको कंट्रोल कर पा रहे हैं जी। तो जैसे जी, क्योंकि ये महामारी है, एक इमरजेंसी की स्थिति पूरे देश में है और क्योंकि छोटे लेवल पे आप तहसील को संभाल रहे हो, पूरी तहसील आपके अंडर में है, तो छोटे छोटे लेवल पे लोगों को घर पे सामान पहुंचाना, फिर उनकी पूरी केयर करना और उनके आपने नंबर भी दे रखे होंगे, नंबर पे कॉल आती है, फिर इमीडिएटली उस पे एक्शन करना, तो वो कितना आम दिनों से कितना डिफिकल्ट हो जाता है आपके लिए। ये देखो, हमारे बड़े डिप्टी कमिश्नर जो डीएम डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट रियासी हैं, उनके हमारे क्लियर का डायरेक्शन थी, ऑर्डर थे, जिसके तहत एक अलग अलग हमने टीमें बनाई हुई थी। हमने सबसे छोटे लेवल के ऊपर विलेज सर्विलेंस कमेटी जो थी वो आई थी, जिसके जो कमेटी मेंबर थे वो थे लंबरदार, चौकीदार थे, पंच थे, फिर उसके बाद उसमें लोकल कोई फार्मासिस्ट था, आशा वर्कर, आंगनबाड़ी वर्कर और एक लोकल टीचर जो BLO है। और ये टीम जो थी यही हमारी ग्राउंड वर्कर थी, जिसने जो देखती थी कौन बंदा बाहर से आउटसाइडर हमारे गांव में, विलेज में, गलियों में, पंचायत हलकों में आ रहा है, उसी टाइम इमीडिएट हमें रिपोर्ट करती हो। हेड से उसका सरपंच उसको सुपरवाइज करता था, उसके ऊपर से BDO साहब को रखा था, BMO साहब को रखा था,
फिर जैसे वो बंदा कोई बाहर से आया, हमने उसका क्या करते, इमीडिएट उसको पिक करते थे, उसको क्वारंटाइन कर देते थे। ओके। फिर उसका, हाँ, और टीम थी जे मेडिकल बीएमओ साहब का हमारे बड़ा कोऑपरेशन रहा। जैसे हमने फोन किया उसी टाइम फटाफट उन्होंने एम्बुलेंस भेज दी और बंदे को पिक कर लिया। और हमारे पास क्वारंटाइन उसके बाद हमारे पास क्वारंटाइन एडमिनिस्ट्रेटिव क्वारंटाइन सेंटर बने हुए अलग अलग। ओके, वहाँ पे हम उनको क्वारंटाइन कर देते हैं। जी सर, एक्चुअली क्या है कि लोगों के दिमाग में ना क्वारंटाइन सेंटर को लेकर एक बड़ा खौफ सा है। नहीं, ये पूरे देश की बात बता करना पड़ता है लोगों को। क्वारंटाइन इज नॉट ए पनिशमेंट। ये तो हमने क्या किया, उनको बचाने के लिए, बाकी उनके फैमिली मेंबर को या फिर उनकी गली मोहल्ले में दूसरों को कोई परेशानी ना हो, उनको कोई इन्फेक्शन ना हो। अगर भाई बंदा कोई इन्फेक्टेड है तो बाकी वालों को बचाने के लिए हमने उनको क्वारंटाइन करना है। क्वारंटाइन कोई पनिशमेंट नहीं है, उसके लिए उनकी बेटरनेस यही है। ये उसको थोड़ा सा काउंसिल करना, लोग मान जाते हैं। हमें आज तक कोई परेशानी नहीं हुई, एक दो कोई केस आए, लेकिन जब हमने उनको काउंसिल किया, उनको बताया गया, समझाया, तो मान गए वो। जी सर, सबसे पहले मैं एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल आपसे पूछना चाह रहा हूँ, क्योंकि आपकी इस समय ड्यूटी, क्योंकि कोरोना का नाम सुनते ही लोगों के दिमाग में खौफ है, क्वारंटाइन सेंटर का नाम सुनते ही खौफ है। एक गली में एक कोरोना हो जाता है या 2 केस आ जाते हैं तो गली रेड जोन में आ जाती है। तो ऐसे माहौल में लोगों को समझाना, लोगों का ट्रीटमेंट करवाना, और फिर दोबारा, क्योंकि जिसको एक बार कोरोना हो जाता है लोगों के दिमाग में खौफ आ जाता है कि यार इसको कोरोना है, तो वो एक समन्वय आप कैसे बिठा पा रहे हो सोसाइटी के बीच में? फिर जिसको कोरोना हो जाता है उसके बीच में कितना डिफिकल्ट है ये समय आपके लिए? हमारी डीसी मैम, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट मैम ने ऐसी टीम बनाई है। हमने इस कोरोना को खत्म, हमने मोटिवेटर लगाए हुए हैं जी। और नॉर्मली वो है सुपरवाइजर, जो टीचर्स वगैरह हैं, जो सीनियर मोस्ट टीचर्स हैं, वो लगाए हुए हैं। मोटिवेटर उनकी पोस्ट दी है हमने, मोटिवेटर। और वो हाँ, वो स्पेशली जो क्वारंटाइन सेंटर में है उनको भी हफ्ते में एक बार 2-3 दिन में जाते हैं, उनको मोटिवेट करते हैं ताकि वो परेशान ना हो, मेंटली स्ट्रेस ना हो फील करें वो जी। और गाँव में जाके हमारे सरपंचेस हैं, उनकी हमने मीटिंग लिया, उनके द्वारा हम लोगों को करते हैं, मैसेज पास करते हैं कि क्या गाइडलाइंस हैं, क्या नहीं, क्या डूज एंड डोंट है रिगार्डिंग कोरोना के। ओके। तो जितनी ज्यादा अवेयरनेस होगी उतने ज्यादा लोग अवेयर होंगे, लोग डरेंगे नहीं। ओके जी। जी। तो आपके क्षेत्र में, रियासी क्षेत्र में आपके अंडर आता है, तो वहाँ की क्या सूचना है? वहाँ सही है सब? जी, हमारे आए हैं 1-2 केस, लेकिन अभी वो 2 केस आए हैं। अभी मुझे लग रहा है शायद वो भी नेगेटिव हो जाएंगे। एक माहौर का केस था, वो भी नेगेटिव हो गया जी। लेकिन मेरी तहसील में कोई भी ऐसा इस टाइप का केस अब तक नहीं। हम इस चर्चा में एमबीबीएस डॉक्टर जोगिंदर सिंह को जोड़ने की कोशिश करेंगे। जोगिंदर सिंह जी, जेके खबर 9 में आपका स्वागत है। जोगिंदर सिंह जी, सबसे पहले जेके खबर 9 के दर्शक आपसे ये समझना चाहते हैं, क्योंकि आप इस पूरे जो कोरोना के पेशेंट्स हैं, आप बिल्कुल फ्रंट पे उन सबसे उनको ट्रीट कर रहे हो। आपको पता है कि कोरोना में क्या होता है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, और एक फ्रंट लाइन जो वॉरियर के तौर पर आप समाज में एक बड़ी जिम्मेदारी निभा रहे हैं। तो सबसे बड़ा सवाल जेके खबर 9 के दर्शक ये जानना चाहते हैं कि इस कोरोना में, क्योंकि लॉकडाउन बहुत सारी जगहों से, बहुत सारी चीज़ों में रियायत दे दी गई है, लोग बाहर निकल रहे हैं, ऐसे समय में लोगों को किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए? हाँ, अभी जो जैसे कोरोना का सबको है ही है कि सोशल डिस्टेंसिंग, और जब भी बाहर निकलना हो तो मास्क पहनना है। अभी जैसे पहले कंप्लीट लॉकडाउन था, अब गवर्नमेंट लॉकडाउन को रिलैक्सेशन दे रही है, तो अब हमें और भी कंपल्सरी, और इंडिया में भी बढ़ रहे हैं जी। अभी देखो आज 1,25,000 हो गए हैं जी। ये अच्छी बात है कि हमारी स्टेट में, नॉर्थ इंडिया हमारी स्टेट में कम है केस कम है, पर्टिकुलरली राजौरी बेल्ट में जी। मैं बाकी में हमारे स्टेट में ज्यादा है। अब ये वो गवर्नमेंट डील दे रही है, लॉकडाउन की रिलैक्सेशन चल रही है, पब्लिक इकट्ठी हो रही है, मतलब कि आउट रोड गाड़ियां, तो अब हमें डिस्टेंसिंग बहुत जरूरी है। जैसे हमें हर इंसान को 1-2 मीटर की सोशल डिस्टेंस रखनी है, फेस मास्क, फेस कवर लगा के रखना है जी। तो मतलब ये सोशल डिस्टेंसिंग बाहर और घर पे भी जरूरी है। ओके। गवर्नमेंट की गाइडलाइन से फॉलो करना है, तो ये जरूरी है। और साथ में अपनी मतलब खाने का टाइम खाएं, और ये एंटीऑक्सीडेंट, सिट्रिक फ्रूट्स वगैरह ये लो, ताकि हमारी इम्यूनिटी वो
इम्यूनिटी बूस्ट रहे, ठीक रहे, ताकि अगर इनके वो हो भी जाए तो उसको ज्यादा प्रॉब्लम ना आए। पर्टिकुलरली जो हमारे जो एल्डर हैं, जो मतलब कि हमारे माँ बाप या दादा दादी जो भी बुजुर्ग हैं घर पे, तो कोशिश करनी चाहिए हर को रिस्पॉन्सिबिलिटी उनको इंडक्शन के दौरान भी कमी आए। ओके। और अगर कोई बाहर जाता है, घर का मेंबर कोई बाहर, वो उनसे क्योंकि कई बार सिम्टोमेटिक केसेस होते हैं इसमें ना, तो काफी यंग जो लोग हैं ना, उनको कई बार होता है कि उनको सिम्टम नहीं आते हैं, वो इन्फेक्शन कैरी कर ओके भी करता है। ओके। वो जैसे बैंक में इतने सारे लोग आते तो उसको हो गया 27, 20, 30 बिलो 30 कोई इतनी एज है तो अगर घर में किसी बुजुर्ग है, उसको कोई और प्रॉब्लम है, शुगर है, हाइपरटेंसिव, अनकंट्रोल्ड बीपी है, हार्ट की प्रॉब्लम है, उसी को एडमिट करता है, तो अगर उसी को होगी फिर प्रॉब्लम हो जाएगी, क्योंकि वो ज्यादा है। तो ये थे हमारे साथ डॉक्टर जोगिंदर सिंह, जिन्होंने हमें विस्तार पूर्वक तरीके से बताया कि कैसे अपने इम्यून सिस्टम को जो है वो बढ़ाना चाहिए और किन किन चीज़ों का ध्यान जो है वो इस समय ज़रूर रखना चाहिए, जबकि सरकार की तरफ से बहुत सारी चीज़ों में रिलैक्सेशन दे दी गई है। इसी चर्चा को आगे बढ़ाते हुए हम अभी हमने MBBS डॉक्टर से बात की, अभी BAMS डॉक्टर से हम बातचीत करने की कोशिश करेंगे कि आयुर्वेद में कोरोना को लेकर किस प्रकार से इसकी ट्रीटमेंट तो अभी फ़िलहाल नहीं है, लेकिन कैसे जो कोरोना के पेशेंट हैं या फिर लोग अपने आप को किस प्रकार से सिक्योर कर सकते हैं, इस जो भयानक बीमारी है इससे कैसे अपने आप को बचा सकते हैं। हमारे साथ जुड़ गए हैं हितेंद्र महाजन, जो BAMS डॉक्टर हैं। सर, JK खबर नाउ में आपका स्वागत है। सर, मेरा पहला सवाल आपसे ये है कि आयुर्वेद में कोरोना से लड़ने के क्या उपाय हैं और जो हमारे दर्शक देख रहे हैं वो क्या ऐसा करें जिससे कि कोरोना से बचा जा सके। हालांकि इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं है, लेकिन हम बचाव तो जरूर कर सकते हैं। आप हमारे दर्शकों को पूरे विस्तार पूर्वक तरीके से इसके बारे में बताइए सर। देखिए सुमित जी, सबसे पहले तो दर्शक ये समझ लें जी कि बिना काम के घर से बाहर बिल्कुल नहीं निकलना है। बिल्कुल। हाँ जी। घर पे ही रहना है। अगर कोई बहुत जरूरी काम है, कोई मेडिकल सर्विस से रिलेटेड कुछ लोगों को काम है या कोई अन्य आवश्यक काम है, तभी घर से निकलना है जी। और घर से निकलते हुए उनको सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा पालन करना है जी। और चेहरे पे फेस मास्क का प्रयोग भी करना है जी। हो सके तो अपने साथ सैनिटाइजर भी छोटी बोतल में रखना है जी, ताकि अपने हाथों को सैनिटाइज किया जा सके। जी। इसके अलावा घर पे जब वो रहते हैं जी, तो उनको ऐसे खाने का प्रयोग करना है जिससे उनकी इम्यूनिटी बूस्ट हो सके। ये हमारे दर्शक ये जानना चाहते हैं कि इम्यूनिटी कैसे बूस्ट हो, आयुर्वेद में कैसे ऐसे क्या खाना चाहिए क्या जिससे इम्यूनिटी बूस्ट हो, क्योंकि अभी हमारे साथ डॉक्टर भी जुड़े थे, वो भी इम्यूनिटी बूस्ट करने की ही बात कह रहे थे। देखिए, आयुर्वेद में बहुत सारी ऐसी औषधियां हैं या कह सकते हैं कि ऐसी हमारी दिनचर्या में चीजें बताई हुई हैं जिनको हम अगर रोजाना इस्तेमाल करते हैं जी, तो हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता, जिसको हम इम्यूनिटी कहते हैं, जी जी, वो डेफिनेटली इम्प्रूव होती है जी। अब बहुत सारी चीजें तो हमारी रसोई में ही मिल जाती हैं जी, जैसे इसमें काली मिर्च है, इलायची है, पिपली है, लौंग होता है, दालचीनी, हल्दी, मुलेठी है, तुलसी है, घर के गार्डन में वो गुरुची लगी होती है, गिलोय जिसको कहते हैं आम भाषा में। इन सब का मिश्रण बना के एक काढ़ा बना के लोग इसको पी सकते हैं। जी जी। ओके ओके। तो सर, एज ए BAMS डॉक्टर आप भी लोग आपसे बहुत सारी चीजें कंसल्ट कर रहे होंगे कि डॉक्टर साहब हमें कोई दवाई दे दीजिए या कुछ ऐसा कर दीजिए। हालांकि हाँ, अभी दवाई कोई है नहीं है इसकी, तो क्या आप यही काढ़ा रिकमेंड कर रहे हैं सभी को या फिर और भी कोई लाइफस्टाइल में चेंजेस के लिए आप बोलते हैं अपने पेशेंट्स को?
नहीं, देखिए ये काढ़ा जो है, काढ़ा तो एक चीज हो गई, इसके अलावा कई मेडिसिन भी अवेलेबल हैं ओके जो जिनका प्रयोग करने से कोरोना से बचा जा सकता है। ओके ओके कोरोना के इलाज की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, मैं कोरोना से बचने की बात कर रहा हूँ। ओके हाँ जी। अब जैसे सबसे कॉमन जो चीज हम लोग बरसों से सदियों से यूज करते आ रहे हैं वो च्यवनप्राश है। ओके सुबह और शाम अगर हम एक एक चम्मच च्यवनप्राश लेते हैं, और मैं समझता हूँ कि बहुत सारे लोग इस आदत को अपनी दिनचर्या में शामिल किए भी हुए हैं, सुबह शाम च्यवनप्राश लेते हैं। ओके तो च्यवनप्राश जो है वो हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ा देता है। ओके इसके अलावा बहुत सारी मेडिसिन भी आयुर्वेद में होती हैं जिनका प्रयोग अगर वो किसी आयुर्वेदिक डॉक्टर की सलाह से करते हैं तो कोरोना से बचा जा सकता है। तो ये थे हमारे साथ बीएमएस डॉक्टर हितेंद्र महाजन, जिन्होंने हमें कई नुस्खे ऐसे बताए कि हम घर में बैठकर ही बहुत सारी चीज़ों से अपने आप को जो है वो अपना इम्यून सिस्टम बढ़ा सकते हैं, जिससे हम कोरोना से बच सकते हैं। चर्चा को आगे बढ़ाते हुए हम अब इस चर्चा को थोड़ा सा मेडिकल एस्पेक्ट से थोड़ा अलग ले जाने की कोशिश करते हैं। हमारे साथ जुड़ गए हैं जाने माने वकील धर्मवीर जी, जेके खबर नाउ में आपका स्वागत है। धर्मवीर जी, जेके खबर नाउ के दर्शक ये जानना चाहते हैं कि ये पूरा जो कोरोना काल जिसमें लॉकडाउन की स्थिति भी आ गई और ये सारा जो सब कुछ बंद है इस समय देश में, लीगल एस्पेक्ट से हम जानना चाहते हैं कि इसका जो है वो हमारी जो लीगल प्रोसीजर है उस पर कितना असर पड़ा, और इस समय कैसे आप लोगों ने, क्योंकि लीगल प्रक्रिया भी बहुत जरूरी होती है, उसको किस तरीके से आप लोगों ने आगे बढ़ाया? सर सुमित जी, मैं आपको इस पर सब बताना चाहूंगा कि ये जो हमारा नेशनल लॉकडाउन हुआ है जी, तो अब ये महामारी है, इसमें सफर हमारे जो मजदूर क्लास से लेके लेबर क्लास से लेके ऊपर तक हमारे जो टॉप लेवल के बिजनेस यूनिट्स हैं वो भी सफर हुए हैं इसमें। जी, तो मैं इसमें आपको ये चीज बताता हूँ कि हमारी कोर्ट ने एक बहुत अच्छा रोल प्ले किया है। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की जो गाइडलाइन थी उसके अंतर्गत जो हमारी हाई कोर्ट्स हैं उन्होंने क्या किया कि इसको वर्चुअल मोड पे स्टार्ट किया। ओके। जितना भी काम है जो अर्जेंसी मैटर्स हैं, क्रिमिनल मैटर्स जो अर्जेंट है, ओके। और जो हाई कोर्ट में अर्जेंट रिट पिटिशन है वो हम वर्चुअल मोड पे कर रहे हैं। ओके। लेकिन इसके साथ साथ मैं आपको एक चीज जरूर ये बताना चाहता हूँ कि हमारे जो जम्मू कश्मीर है, क्योंकि यहाँ पर 2G सर्विस है, तो इसमें हमें जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग है उससे करने में हमें बहुत ज्यादा दिक्कत है। तो जिनके पास तो अपना ब्रॉडबैंड या वाईफाई वगैरह की फैसिलिटी है वो तो कर रहे हैं, लेकिन जिनके पास, क्योंकि यहाँ पर 2G की सुविधा है, तो 2G में आपको पता है कि वर्चुअल मोड पे काम करना, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करना, जहाँ व्हाट्सएप पे काम करना, तो इट्स वेरी डिफिकल्ट टास्क फॉर द एडवोकेट्स। उसके साथ साथ कोर्टें जो है वो पॉजिटिवली हमें रिस्पॉन्ड कर रही हैं, पॉजिटिवली व्हाट्सएप पे काम चल रहा है, वो सारा काम हमारा ठीक चल रहा है। लेकिन जहां तक अंडर ट्रायल की बात है तो उसमें सुप्रीम कोर्ट ने अभी पीछे एक गाइडलाइन भी जारी की थी कि जो 7 साल तक के मुलजम हैं उनको पैरोल पे छोड़ा जाए। ऐसा उसके ऊपर के जो हैं उनका थोड़ा सा लीगल राइट तो वायलेट हो रहा है क्योंकि उनकी पेशी नहीं हो रही। तो हम एक्सपेक्ट करते हैं कि कम से कम अगर यहाँ पर भी हमारे यूटी में जम्मू कश्मीर में 4G सर्विसेज शुरू हो जाती है तो उसके बाद अगर हमारी कोर्टें, क्योंकि कोर्ट एक ऐसी प्रीमिसेस है, कोर्ट एक ऐसा हमारा एक प्रीमिसेस है जहाँ पर सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट चीज ये है कि वहाँ पर लोगों को हम रोक नहीं सकते। वहाँ पर सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करना इट्स अ वेरी डिफिकल्ट टास्क, क्योंकि उसका रीजन एक फाइल जो है वो 10 बंदों के हाथों से निकल के जाती है। बिल्कुल। तो क्लाइंट्स भी आ रहे हैं वहाँ पर। अब जैसे हमारे जम्मू कश्मीर की बात करता हूँ, यहाँ पर बॉम्बे के क्लाइंट्स भी हैं, यहाँ पर महाराष्ट्र के लोग भी आते हैं, यहाँ पर दिल्ली के भी आते हैं, तो कश्मीर से भी आते हैं। तो कोर्ट में काम किसी को भी पड़ सकता है, तो सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करना इट्स अ वेरी डिफिकल्ट टास्क फॉर द कोर्ट्स। लेकिन उसमें यह है कि अगर हमारा वर्चुअल मोड अच्छा रहता है, वर्चुअल मोड पे हम काम कर सकते हैं, तो मेरे ख्याल से काफी हद तक कोर्ट जो है लोगों को जस्टिस देने में उसमें सफल है। ये हमने कभी सोचा नहीं था इंडिया में कि वर्चुअल मोड पे भी कोर्ट में काम होगा, क्योंकि कोर्ट को सोच के बिल्कुल ऐसा लगता था कि जी। तो ये कैसा एक्सपीरियंस है? हालांकि जम्मू कश्मीर में 2G सर्विस है, लेकिन बाकी जगह तो काम हो रहा होगा।
सर इट्स अ वेरी गुड एक्सपीरियंस। और इस चीज ने हम लोगों को एक चीज सिखा दी है कि यू नीड नॉट टू गो इन द कोर्ट, यू कैन वर्क फ्रॉम दी होम आल्सो। तो आप घर में बैठ के अपने चैम्बर में बैठ के भी काम कर सकते हो, वहां से भी लिटिगेशन कर सकते हो। लेकिन उसके लिए ये है कि अब मसला ये है कि जो हमारे जूनियर एडवोकेट्स हैं, जो हैंड टू माउथ एडवोकेट्स हैं, उनके लिए थोड़ी सी दिक्कत है, क्योंकि वो हैंड टू माउथ है। बड़े सारे एडवोकेट्स हैं जो हैंड टू माउथ है, जो सुबह कमाते हैं शाम को खाते हैं। अब कुछ एडवोकेट्स ऐसे हैं, जैसे हमारे यहाँ पर जम्मू में एडवोकेट्स काम करे, डोडा, भद्रवाह, किश्तवाड़, रजौरी, पुंछ के लोग यहाँ पर हाईकोर्ट में काम करते हैं, वो रेंट पे रहते हैं, तो उनके लिए थोड़ा सा दिक्कत है। अदरवाइज अगर आप कहें तो ये जो वर्चुअल मोड है, इसने एक नई दिशा की तरफ कोर्टों को लिया है और नई दिशा एक न्यू बिगनिंग हुई है, मैं इसको ये चीज कहूंगा। लेकिन बस इसमें थोड़ी सी हिंड्रेंसेस यही है कि स्पीड की वजह से, जो इंटरनेट की फैसिलिटी की वजह से वो थोड़ी सी दिक्कत है। अदरवाइज तो हमें तो अब ऐसा लगता है कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से हम एक आर्गुमेंट्स भी कर सकते हैं और हम ये एक लिटिगेशन, चाहे वो जैसी भी लिटिगेशन हो, वो हम फाइल कर सकते हैं। जी सर, मेरा आखिरी सवाल आपसे ये है कि जिस प्रकार का ये अभी का दौर चल रहा है, लॉकडाउन की स्थिति पूरे देश में है, आपको भी एक पैकेज जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने पैकेज दिया है, उसका कुछ ना कुछ फायदा एडवोकेट्स को भी देने की कोशिश सरकार ने की है, उससे कितना उससे आप कितना सहमत हो? हाँ सर, मैं उसको लेके थोड़ी सी एक बात कहूंगा कि जो हमारे यहाँ पर पैकेज 1 करोड़ का पैकेज हमारे एलजी साहब ने, ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर ने एडवोकेट्स को दिया है, तो उसमें सर मैंने आई केम टू नो के पर एडवोकेट, मतलब जो जिन एडवोकेट्स ने अप्लाई किया है, नॉट होलसम एडवोकेट्स बट अप्लाई किया है, जिनको लगता है कि मतलब जो डिजर्व करते थे, कमेटी कॉन्स्टिट्यूट हुई थी उनके लिए। बट सर 3,000 रुपया पर एडवोकेट देना पर मंथ, इट्स अ वेरी, हम इसको कहेंगे कि ये तो बड़ी निंदनीय बात है कि आप एक एडवोकेट को 100 रुपया पर डे के हिसाब से वो कर रहे हो, तो ये बड़ा मुश्किल है। तो क्या अपील करना चाहोगे आप सरकार से? देखो, हम सरकार से ये अपील करना चाहते हैं, एडवोकेट्स को कम से कम उनके लिविंग स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंगली कंसीडर किया जाए, उसको कम से कम उसके अकॉर्डिंगली उनको पैकेज दिया जाए। अब जैसे 3,000 रुपया पर एडवोकेट देना हो, तो ये तो बड़ा, इट्स वेरी डिफिकल्ट टास्क, क्योंकि बच्चों की स्कूलों की फीसें भी देनी है। जो हमारे एडवोकेट्स बाहर से आए हैं, उन्होंने बेचारों ने रेंट भी देना है, उसके बाद उन्होंने खाना भी खाना है, तो ये सारी चीजें मैनेज करना इट्स वेरी डिफिकल्ट टास्क। 3,000 रुपए में आपको पता ही है कि 3,000 रुपए में आता क्या है। बिल्कुल, तो ये बड़ा मुश्किल चीज है। कम से कम एडवोकेट्स को ये चीजें, ये तो एक मजाक बन गया, इससे अच्छा नहीं देते तो ज्यादा बेटर था। हमने अपने लेवल पे, अपनी बार में, हमने जो डिजर्विंग एडवोकेट्स थे, हमने उनको 5-5 हजार रुपया अपनी बार की तरफ से हमने आउट ऑफ आवर ओन पॉकेट हमने उनको पे किया है, विदाउट नेमिंग एनी ऑफ दी एडवोकेट्स। ये हमने पर्सनली एडवोकेट्स को कहा है, जो हमारी डिस्ट्रिक्ट वार्ड्स हैं, सिस्टर वार्ड्स हैं, हम जिस बार के मेंबर हैं, हमने उनको ये बात कही कि भाई हूसोएवर, जिसको भी कोई जरूरत की वो चाहिए, तो वो पर्सनली हमें कांटेक्ट करें, एंड हम उसे बिना नाम बताए, बिना किसी हेजिटेशन के, बिना किसी एक्सपोज किए, हम उसे लीगल हेल्प और दूसरी फाइनेंशियल असिस्टेंस देने को हमेशा तैयार हैं, क्योंकि हमारे कुछ एडवोकेट्स ऐसे हैं जिनके जो फाइनेंशियली काफी साउंड है। जी सर, हमारा जो टॉपिक में हम कुछ सामाजिक लोगों को भी जोड़ रहे थे, मैं ये जानना चाह रहा हूँ, क्योंकि आप एक सामाजिक संगठन भी चलाते हैं और ग्राउंड पे भी काम करते हैं, इसलिए मैं अभी आपसे ही ये सवाल पूछ लेता हूँ, क्योंकि आप भी एप्रोप्रिएट पर्सन है वो सामाजिक सारी चीजों को बताने के लिए। तो मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि कोरोना काल में इस समय पूरे विश्व में महामारी है और देश में भी लॉकडाउन की स्थिति है, तो सामाजिक तौर पे आप कैसा देखते हैं कि जो एनजीओ हैं, जो सामाजिक संगठन का जो रोल है इस समय बहुत महत्वपूर्ण रोल प्ले कर रहे हैं, तो वो कितना महत्वपूर्ण हो जाता है इस समय, क्योंकि सरकार के साथ सामाजिक संगठन भी बहुत अच्छा रोल प्ले कर रहे हैं, आप कैसे इसको एक्सप्लेन करोगे? हाँ, मैं इसमें थोड़ी सी बात बताना चाहूंगा कि हमारा जो डॉक्टर BR अम्बेडकर चैरिटेबल एंड वेलफेयर ट्रस्ट है, वो हम उसमें काम कर रहे हैं। तो हमारा 14 अप्रैल को हम बहुत बड़ा फंक्शन करते हैं, इसमें बाबा साहब की जयंती को मनाते हैं। तो हमने इस बार उस फंक्शन को, डिस्पाइट ऑफ स्पेंडिंग मनी अपॉन दैट फंक्शन, हमने क्या किया, क्योंकि सोशल डिस्टेंसिंग को
मेंटेन करते हुए उस चीज को मद्देनजर रखते हुए हमने जो पैसा वहां पर 40-50 हजार रुपए हम जो वहां पर लगाते थे उस फंक्शन में खर्च करते थे, वो पैसे का हमने ड्राई राशन लिया और वो राशन हमने जो डिजर्विंग लोग थे उनको हमने बांटा। तो कहने का मतलब ये है कि सभी एनजीओ अपने अपने लेवल पे काम कर रही हैं। तो अब जो लोग, मैं तो यही अपील करूंगा कि जो लोग सक्षम हैं, जो लोग इस चीज को करने में मतलब वो रखते हैं, जो फाइनेंशियली साउंड है, एटलीस्ट दे शुड हेल्प दी पीपल, जिनको जरूरत है उनको हेल्प करने की जरूरत है। अब पीछे मैंने देखा कि मैं एक रोज जम्मू से आ रहा था, तो मैंने देखा कोई 200 से 300 लोग जो थे वो पैदल चल रहे थे, लेबर माइग्रेंट। तो हमने फिर गगवाल में आके बात की, गगवाल में हमने बात की और गगवाल में हमने एक लंगर ऑर्गेनाइज किया है। तो वो लंगर हमने लगाया, हमारी जो मार्केट एसोसिएशन है, जहाँ की जो व्यापार मंडल है, उन्होंने एक लंगर लगाया हुआ है। वो जब भी कोई भी माइग्रेंट वहां पर आता है उसको खाना खिलाते हैं, दोपहर का लंच वगैरह वहीं पर सर्व करते हैं। तो सारी ऑर्गेनाइजेशन उसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही है, उसमें तो कोई दो राय नहीं है। तो ये थे हमारे साथ जाने माने वकील धर्मवीर जी, जिन्होंने हमें विस्तार पूर्वक तरीके से बताया कि उनको इस समय एक नई टेक्निक के वर्चुअल तरीके से भी जो लीगल प्रोसीजर को जानने की जो मदद मिली। तो इस पूरी चर्चा को आगे हम अभी बढ़ाएंगे हमारे साथ, क्योंकि इस कोरोना काल का सबसे बड़ा जो इम्पैक्ट पड़ा वो एजुकेशन पे पड़ा। तो एजुकेशन को पर कितना इसका प्रभाव पड़ा उसको समझने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ मौजूद है जाने माने एजुकेशनिस्ट और जम्मू कश्मीर सरकार में लेक्चरर के पद पर कार्यरत हमारे साथ रघुनंदन शर्मा जी जुड़ गए हैं। रघुनंदन शर्मा जी, जेके खबरनामा में आपका स्वागत है। रघुनंदन शर्मा जी, हम ये जानना चाहते हैं कि कोरोना काल में, क्योंकि बहुत सारी मुसीबतों का सामना आप लोगों को भी करना पड़ा, शिक्षा सबसे ज़्यादा प्रभावित हुई। इस दौरान क्या क्या आपने तरीके ढूंढे जिसकी वजह से आप जो है वो स्टूडेंट्स तक पहुंच पाए और इस जो एजुकेशन के प्रोसेस को है उसको बाधित आपने नहीं होने दिया? इस पूरी चीज़ों को आप जो है वो हमारे दर्शकों को थोड़ा विस्तार पूर्वक समझाएंगे? सुनील जी, सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि इसमें कोई दो राय नहीं है कि कोरोना से हमारे बच्चों की जो एजुकेशन है वो प्रभावित हुई है, क्योंकि इस सिस्टम में ये सबके लिए एक नया दौर था कि किस तरीके से इसको मैनेज करना है। और ऑन द स्पॉट जो है स्कूल बंद हो गए, बच्चे भी इस चीज के लिए प्रिपेयर नहीं थे। और जहां तक मैं कहूंगा कि स्टाफ जो है, जो इसके मतलब बच्चों को जो डील करता है, वो भी मेंटली इतना प्रिपेयर नहीं था। लेकिन फिर भी देखो, जैसे स्कूलों में आजकल व्हाट्सएप वगैरह का सिस्टम, जैसे भी मतलब व्हाट्सएप के साथ लोग जुड़े हुए हैं, तो हम स्कूल्स में ये हमने ये एक मुहिम स्टार्ट की हमारे डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन के डायरेक्शंस के ऊपर। जितने भी स्कूल के बच्चे हैं, हम उनको किसी ना किसी तरीके से अपने, चाहे वो टेलीफोनिकली हो, चाहे वो मतलब इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, किसी भी तरीके से उनको टीचर और स्टूडेंट के बीच में एक जो रिलेशन है वो डेवलप हो जाए, एक कॉन्टेक्ट जो है वो बन जाए, ताकि बच्चा जो है वो घर बैठे बिल्कुल आइसोलेट ना हो जाए और बिल्कुल भी वो कट ऑफ ना हो जाए एजुकेशन से। तो उसी के चलते हम लोगों ने क्या किया कि हम लोगों ने जहां तक पॉसिबल हो सकता था सभी बच्चों को व्हाट्सएप के थ्रू हमने उनको अपना एक ग्रुप क्रिएट करके और यूट्यूब के थ्रू हमने उनके लिए मतलब अपने लेक्चर्स जो है वो घर से प्रिपेयर करके भेजना शुरू किए। और जो बच्चे मतलब जो दूर दराज में जिनके पास अभी स्मार्टफोन नहीं है, क्योंकि ऐसा भी JNK में काफी मतलब लोग ऐसे हैं रिमोट एरिया में रहते हैं, जो गांव में रहते हैं, पिछड़े हुए हैं, उनके पास अभी स्मार्टफोन भी नहीं है। ये भी बात आपको माननी पड़ेगी। और कहीं पे तो इंटरनेट की फैसिलिटी भी नहीं है। तो उन बच्चों के लिए हम टेलीफोनिकली कांटेक्ट करने की हमने कोशिश की है। अभी डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन ने क्या किया कि जो बच्चे बिल्कुल ही जिनको हम टच नहीं कर पाए हैं, उनके लिए हमने उनको ढूंढ के स्टडी मटेरियल जो है उनके घर तक पहुंचाया है। तो स्टडी मटेरियल, ताकि जो बच्चे अगर मोबाइल के थ्रू नहीं ज्वाइन हो सके हैं, रेडियो के ऊपर भी प्रोग्राम जो है वो चल रहे हैं, टीवी के ऊपर टेक वन चैनल जो हमारे डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन की तरफ से वो लिया गया है, उनके समय लिया गया है और उनको वो जो है बच्चे वहाँ पे भी पूरा शेड्यूल तैयार है कि कब कब कौन से सब्जेक्ट का टॉपिक जो है वो पढ़ाया जाएगा। तो जो बच्चे मतलब रिमोट में है उनको हम स्टडी मटेरियल जो है वो दे रहे हैं, घर पर स्टडी मटेरियल जो है वो पहुंचा रहे हैं। तो ये इस तरीके से हम बच्चों को जो है वो कोशिश कर रहे हैं कि उनको होमवर्क जो हम असाइन करते हैं मोबाइल्स के ऊपर ही, और रूटीन में बीच बीच में उनका टेस्ट भी लेते हैं।
और उनकी फीडबैक भी आती है बच्चों की। तो इस तरीके से पूरा जो है हम ये कर रहे हैं कि ताकि कोई भी बच्चा जो है इस दौर में अपनी एजुकेशन से पीछे ना रह पाए। तो फिर भी मुश्किलें तो हैं बच्चों के लिए, क्योंकि ये सब नया सिस्टम है, मतलब ऑनलाइन उनको पढ़ाना। फिर तो अब काफी हद तक हमने इसके ऊपर काम कर भी लिया है, लेकिन और भी आगे जरूर है अभी करने की, और हम इस काम में लगे हुए हैं। और मैं उम्मीद करता हूं कि हम बहुत जल्दी जो है हमारा सारे जितने भी बच्चे हैं, ऑलमोस्ट 99% बच्चे हमारे कवर हो चुके हैं। जिस इंस्टीट्यूशन में मैं लगा हूँ वहाँ पे हमारे पास जितने भी बच्चे हैं हमने उनको पूरा कवर कर लिया है। तो उनको हम असाइनमेंट्स दे रहे हैं। हमारा काफी हद तक सिलेबस भी कवर हो चुका है। रूटीन में पूरे लेक्चर्स जो है वो अपना काम करते हैं, बच्चों का रिस्पांस भी आता है। तो अभी चल रहा है, सब इस तरीके से चल रहा है। हालांकि ये दौर जो है, ये सारी चीजें इस समय सभी को ऐसा एक्सपेक्ट नहीं किया था किसी ने कि ऐसा करना पड़ेगा, टेलीफोनिकली करना पड़ेगा, क्योंकि ऐसा सिस्टम जैसा आपने बताया कि पूरे देश में था ही नहीं। अभी मजबूरी में ये सब करना पड़ा। तो आपको लगता है कि अभी तो ये मजबूरी है, लेकिन कल जब नॉर्मल हो जाएगा तो यही सिस्टम जो है एक पार्ट ऑफ एजुकेशन बन जाएगा आगे जाके? हाँ, नहीं, ये बिल्कुल, ये एक हम जरूर मैं ये कहूंगा कि जैसे ये जो समय है एक हमारे लिए एक अपॉर्चुनिटी भी लेके आया है कि हम सब जैसे ये सारी चीजें जो थी उनके ऊपर इतना फोकस नहीं करते थे। मतलब अब हम देख रहे हैं कि हर एक जो भी टीचिंग फैकल्टी है उन्होंने अपना यूट्यूब चैनल जो है वो खोल के अपने जो है वो यूट्यूब के ऊपर लेक्चर डिलीवर कर रहे हैं। तो आने वाले समय में मतलब जैसे कि पहले हम क्लासरूम टीचिंग के ऊपर ज्यादा डिपेंड रहते थे, नो डाउट कि उसको कंपनसेट नहीं किया जा सकता, क्योंकि स्कूल का जो एक एनवायरनमेंट होता है, क्लासरूम में जो एक बच्चे की ग्रोथ होती है वो एक अलग एस्पेक्ट है उसकी ग्रोथ का। बट कि ऑनलाइन जो टीचिंग है ये भी अब काफी पॉपुलर हो रही है बच्चों के बीच में भी। और इससे क्या है कि अगर कोई इनएसेसिबिलिटी है, जैसे कभी अगर मतलब कोई जैसे रिमोट एरिया में बच्चे हैं, कभी बरसात का मौसम आ जाता है तो अगर स्कूल में नहीं पहुंच पाते हैं, कभी कभी बरसात में ऐसा होता है कि वो वहाँ पे कनेक्टिविटी नहीं है, रोड खराब हो जाते हैं, तो उस समय के लिए भी हम अब ऐसा प्लेटफॉर्म हमारे पास तैयार हो चुका है कि कैसी भी सिचुएशन आई हम बच्चों के साथ कांटेक्ट में रह सकते हैं और उनको उनके घर तक एजुकेशन जो है वो पहुंचा सकते हैं। तो दर्शकों, ये थे हमारे साथ एजुकेशनिस्ट रघुनंदन शर्मा, जिन्होंने बहुत विस्तारपूर्वक तरीके से हमें बताने की कोशिश की कि बहुत सारी चीज़ें जो हमने नए प्रयोग इस समय एजुकेशन में किए हैं, जिनका हमें फ्यूचर में जाकर बहुत अच्छा जो है वो असर हो सकता है। उन्होंने बताया कि हालांकि ये सारी चीज़ें मजबूरी में करनी पड़ी, लेकिन इसका बहुत अच्छा असर जो है वो फ्यूचर में हमें देखने को मिलेगा। हालांकि अभी भी वो कह रहे हैं कि लोग समझ गए हैं और बहुत सारे लोगों तक वो इस जो ऑनलाइन एजुकेशन को पहुंचा चुके हैं, जिसका एक अच्छा खासा जो है रिस्पांस जो है समाज में मिल रहा है, स्टूडेंट से मिल रहा है। तो दर्शकों, कोरोना काल बेशक एक कहर की तरह पूरी दुनिया पे और हिंदुस्तान पर ये भरपा, लेकिन इस कहीं ना कहीं बहुत सारे लेसन, बहुत सारी चीज़ें हमें भी इस काल में जो है वो सीखने को मिली हैं, जिनको हम आगे जाकर जो है वो इसका जो है अच्छा इम्पैक्ट जो है वो समाज पर जो पड़ सकता है। तो दर्शकों, आज के लिए बस इतना ही। हम फिर कोई नया मुद्दा लेकर आपके सामने हाजिर होंगे। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए और घर से ज़्यादा मत निकलिए और लॉकडाउन का पालन करिए। सरकार की गाइडलाइन जो है उसका बिल्कुल पालन करिए। इसी के साथ दीजिए मुझे इजाज़त। आप हमारा फेसबुक पेज जो है वो लाइक कर सकते हैं। हमारा जो वेब पोर्टल है www.jkkhabarnow.com पर जाकर आप लॉगिन करके हमारी ताज़ा तरीन जो खबरें हैं, और अभी के लिए हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।